नमस्कार दोस्तों, मैं आर के आपके अपने YouTube चैनल क्विक लर्निंग ज्ञान में स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड, बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम आपको टेस्ट ऑफ वर्केबिलिटी के बारे में बताएंगे, जिसे स्वीकार्यता परीक्षण भी कहते हैं। क्या होता है टेस्ट ऑफ वर्केबिलिटी, कैसे कंडक्ट करते हैं और इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट लगते हैं, क्या मटेरियल लगता है और कैसे कंडक्ट किया जाता है, इन सारे क्वेश्चनों को पूरा डिटेल के साथ अध्ययन करेंगे। और आज तक सिविल इंजीनियरिंग से जितने भी टेस्ट ऑफ वर्केबिलिटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उन सारे क्वेश्चनों का अंत में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं टेस्ट ऑफ वर्केबिलिटी। तो फ्रेंड, बता दें कि स्वीकार्यता क्या होता है। स्वीकार्यता परीक्षण करने से पहले आपको यह जानना जरूरी है। तो फ्रेंड, स्वीकार्यता को अधिक परिशुद्धता से परिभाषित करने पर स्वीकार्यता कंक्रीट का वह गुण है जिससे यह पता चलता है कि कंक्रीट के पूर्ण संहनन के लिए कितने आंतरिक कार्य की आवश्यकता होगी। अर्थात कहने का मतलब है कि जब भी हम कंक्रीट बनाएंगे, कंक्रीट का मतलब होता है सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट प्लस वाटर का जब मिक्सर करके हम जो मटेरियल बनता है उसको कंक्रीट कहते हैं। और जब इस कंक्रीट को हम किसी भी कार्य में यूज करते हैं तो यूज करने से पहले हमें उसे टेस्ट करना रहता है, और यह एक प्रकार का टेस्ट करते हैं जिसका नाम है टेस्ट ऑफ वर्केबिलिटी। तो कह रहा है कि अधिक परिशुद्धता से परिभाषित करने पर स्वीकार्यता कंक्रीट का वह गुण है जिससे यह पता चलता है कि कंक्रीट को पूर्ण संहनन के लिए, अर्थात कंक्रीट को कंपैक्शन के लिए, दबाने के लिए कितने आंतरिक कार्य की आवश्यकता होगी, वही क्या कहलाता है, स्वीकार्यता कहलाता है। अर्थात कंक्रीट की स्वीकार्यता जितनी अधिक होगी उतनी ही उसका संहनन आसान होगा। मतलब जितना हमारा कंक्रीट वर्केबल होगा, वर्क फॉरेबल मतलब कार्य करने के लिए योग्य होगा, उसको उतना ही आसानी से हम क्या कर सकते हैं, कंपैक्शन कर सकते हैं, दबा सकते हैं। याद रखिएगा, जिससे कंक्रीट पर संपूर्ण संहनन के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अर्थात कहने का मतलब है हमारा अधिक वर्केबल होगा तो कम ऊर्जा लगेगी, और कम वर्केबल होगा तो उतनी ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है फ्रेंड, ये रहा परिभाषा। अब टेस्ट ऑफ वर्केबिलिटी को कंडक्ट करने के लिए कौन कौन से टेस्ट होता है इसके बारे में बता दें। तो पहला है स्लम्प टेस्ट, एंड सेकेंड कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट, वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट, फ्लो टेस्ट, और अंत है केली-वेल-बार्ड टेस्ट। याद रखिएगा, जिसमें आज की लेक्चर में हम स्लम्प टेस्ट के बारे में पूरे डिटेल के साथ अध्ययन करेंगे। चलिए, स्लम्प टेस्ट से हम देखिए फ्रेंड, स्लम्प टेस्ट जो होता है IS 1199 में दिया गया है। और स्लम्प टेस्ट के बारे में बताएं तो स्लम्प टेस्ट के द्वारा हम क्या मापते हैं, अभी बताया था हमने, कंक्रीट की कंसिस्टेंसी मापा जाता है कि कितना कंक्रीट कंसिस्टेंस है, या कंसिस्टेंसी के आधार पर हम क्या निकालते हैं, वर्केबिलिटी ज्ञात करते हैं, वर्क फॉरेबल, कितना हमारा कंक्रीट वर्केबल है जिससे हमें दबाने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है फ्रेंड, स्लम्प टेस्ट याद रखिएगा, स्लम्प टेस्ट जो होता है वेरी लो वर्केबल कंक्रीट या वेरी हाई वर्केबल कंक्रीट के लिए उपयुक्त नहीं होता है, और यह मीडियम के लिए उपयुक्त होगा, क्योंकि जिस कंडीशन में हमारा ज़्यादा वर्केबल होगा उस कंडीशन में भी हम स्लम्प टेस्ट नहीं करेंगे, और जिस कम वर्केबल होगा उस कंडीशन में भी हम स्लम्प टेस्ट का उपयोग नहीं करते हैं। स्लम्प टेस्ट द्वारा आसानी से कम समय में कंक्रीट की वर्केबिलिटी जांच कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में साइट पर इसका एट द फील्ड या एट द लेबोरेटरी हम बहुत कम ही समय में इसको कंडक्ट कर सकते हैं, इसलिए इसका उपयोग सबसे अधिक होता है। यह लैब तथा फील्ड दोनों के लिए उपयुक्त है। याद रखिएगा, ये एट द साइट जहां आप वर्क कर रहे हैं वहां भी किया जा सकता है, और लेबोरेटरी टेस्ट में भी इसको कंडक्ट किया जा सकता है, और इसके द्वारा जो रिजल्ट मिलता है वो एकदम एक्यूरेट नहीं होता है, शुद्ध नहीं होता है, थोड़ी बहुत त्रुटियां हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, लेकिन फिर भी यह टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यह टेस्ट उस कंक्रीट के लिए उपयुक्त होता है जिसमें एग्रीगेट की मैक्सिमम साइज 38 mm होती है। याद रखिएगा, यह टेस्ट तभी संभव होता है जहां पे एग्रीगेट की मैक्सिमम साइज 38 mm हो। 38 mm से ज़्यादा एग्रीगेट साइज होने पर यह टेस्ट कंडक्ट
नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा। अगला है, जहां अत्यधिक मात्रा में कंक्रीट का उत्पादन हो रहा हो वहां कंक्रीट के क्वालिटी के कंट्रोल के लिए इसका यूज करते हैं। क्या करेंगे, जहां पे अधिक मात्रा में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा हो, कंक्रीटिंग का कार्य हो रहा हो, तो यह कंक्रीट की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए कि उसमें ज़्यादा पानी की मात्रा या सीमेंट की मात्रा तो नहीं, जिससे हमारा आसानी से कंपैक्ट तो नहीं हो जा रहा है, हर एक चीज़ को ध्यान रखा जाता है। यदि पानी की मात्रा ज़्यादा हुआ, वर्केबल ज़्यादा हो जाएगा, और वर्केबल ज़्यादा होगा तो ये हमारे कंक्रीटिंग के लिए स्ट्रेंथ को प्रभावित भी करेगा, जिससे पानी, सीमेंट और सैंड अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो वाटर सीमेंट रेशियो को कंट्रोल करने के लिए भी यह टेस्ट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है उपकरण। देखिए फ्रेंड, इसमें जो एपार्टस यूज होते हैं उस एपार्टसों में पहला शंकु, जिसे छिन्नक कहा गया, वो यूज होता है। और यह एक प्रकार का ऐसा होता है छिन्नक, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यह एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है। ऊपर से ये खुला हुआ पार्ट होता है और यहाँ पे दोनों तरफ हैंडल लगे होते हैं। हैंडल के सहायता से इसको उठाया जाता है। ठीक है, ये शंकु का चित्र है। और अगला है करनी, जिसको ट्रॉवेल कहते हैं। तो करनी आपने देखा ही होगा, यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं। करनी एक प्रकार का ऐसा होता है जिसे कंक्रीटिंग या जो मसाले होते हैं उसको मिलाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अगला है धातु की प्लेट। धातु की प्लेट यूज करते हैं। फिर एक स्टील पैमाना होता है, या आप नॉर्मली स्केल जो यूज करते हैं उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और लास्ट है ट्रे, जिसमें हम कंक्रीट को बनाएंगे। ठीक है, इतना इंस्ट्रूमेंट होता है इस स्लम्प टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए। चलिए अगला पॉइंट है, देखिए फ्रेंड, ये है हमारा स्केल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सामग्री क्या लगेगा। तो इसमें जो मटेरियल लगता है, अभी हमने बताया था कंक्रीट को बनाने के लिए क्या क्या लगता है। तो पहला सीमेंट लगेगा, एंड सेकेंड सैंड लगेगा, और थर्ड एग्रीगेट, जिसे गिट्टी कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, और अंत में वाटर को मिलाकर क्या करते हैं, कंक्रीट को तैयार किया जाता है। और कंक्रीट तैयार होने के बाद उसके क्वालिटी को चेक करने के लिए ये स्लम्प टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो कंक्रीट के घटक आपको पता चल गया। अब देखिए फ्रेंड, जो आपका शंकु होता है उसकी हाइट के बारे में हम बता दें। जो अभी हमने छिन्नक दिखाया था, जो इसका हाइट होता है 30 मीटर, यहाँ पर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। और इसका जो ऊपरी व्यास होता है वो 10 सेंटीमीटर, और जो नीचे का व्यास होता है वो 20 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला पॉइंट है क्रियाविधि। क्रियाविधि में हम कैसे काम करते हैं इस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको क्या करना है कि शंकु की आंतरिक सतह को अच्छी प्रकार से साफ करके कपड़े से पोंछ के उसमें हल्का सा ग्रीस लगा देंगे। और ग्रीस इसलिए लगाएंगे ताकि जो हम इस शंकु में कंक्रीटिंग डालेंगे ऊपर से, तो कंक्रीट को डालने पर उसमें कंक्रीट, शंकु बाहर निकालने पर कंक्रीट उसमें चिपके नहीं। ठीक है फ्रेंड, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रीस लगा देते हैं। और दूसरा पॉइंट दिया है, कंक्रीट को स्लम्प कोन में 3 बराबर भागों में भर लेते हैं, और प्रत्येक भाग की टेम्परिंग रॉड द्वारा 25-25 बार कुटाई करते हैं। ठीक है फ्रेंड, और कुटाई इस प्रकार करनी चाहिए कि ठोकनी छड़ जो है उसमें नीचे की परतों तक जाए। तो देखिए फ्रेंड, एक ठोकनी छड़ होता है, लंबा सा इस प्रकार का छड़ होता है, और उस ठोकनी छड़ से इसको इस प्रकार ठोकते हैं इसमें कि यह छड़ नीचे तक जाए। और बराबर बराबर भागों में जब भी आप फिल करेंगे इसमें, तो एक लेयर 10 सेंटीमीटर का, एक लेयर 10 सेंटीमीटर का, और एक लेयर 10 सेंटीमीटर का डाल के 3 लेयर में इसको फिलअप करते हैं। और प्रत्येक लेयर की 25-25 बार क्या करेंगे, कुटाई कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, अगला पॉइंट ये है, स्लम्प कोन को अब क्या करेंगे, धीरे धीरे बाहर निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। जो दोनों तरफ हैंडल दिया है, हैंडल को पकड़ के हम बाहर उठा देते हैं। और कंक्रीट की जो ऊंचाई में फाल है उसको किस में ज्ञात करते हैं, mm में ज्ञात कर लेते हैं। इसे ही स्लम्प वैल्यू
कहते हैं। याद रखिएगा, धीरे धीरे स्लम्प कण को उठाना है, झटके में नहीं। जब भी आप कंडक्ट करें धीरे धीरे उठा के कंक्रीट के ऊंचाई में फाल होगा कुछ समय तक, उसके बाद से उसी फाल को हम ज्ञात कर लेते हैं जहां इसको यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए फ्रेंड, इसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएंगे और उठाने के बाद ये एक्चुअल साइज से कुछ यहाँ पे डाउन हो जाएगा और यही मेजरमेंट कर लेंगे किसमें, mm में, स्केल की सहायता से, और यही mm में इसका मान क्या कहलाएगा फ्रेंड, स्लम्प वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट इसमें दिया है, इस प्रयोग को 3 बार दोहराकर, कितनी बार, 3 टाइम्स इसको करेंगे और 3 टाइम्स करने के बाद उसी कंक्रीट का, याद रहे सेम कंक्रीट जो बनाया है टेस्ट करने के लिए, सेम मात्रा में जो वाटर सीमेंट रेशियो लिए हैं, उसी कंक्रीट को 3 बार हम कंडक्ट करते हैं और 3 बार कंडक्ट करने के बाद उसका एवरेज वैल्यू निकालते हैं और एवरेज वैल्यू निकालने के बाद वह ज्ञात कर लिया जाता है स्लम्प वैल्यू। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, स्लम्प वैल्यू के आधार पर कंक्रीट की क्या निकालते हैं, वर्केबिलिटी, आपको अच्छे से पता हो गया होगा। और स्लम्प वैल्यू बढ़ने पर कंक्रीट की वर्केबिलिटी बढ़ जाती है। याद रखिएगा, जब भी आपका स्लम्प वैल्यू बढ़ेगा, जैसे आपका स्लम्प वैल्यू कब बढ़ेगा, जब आपका कंक्रीट ज़्यादा फाल होगा, यानी कि स्लम्प वैल्यू बढ़ जाएगा। और बढ़ने के मतलब ये है कि कंक्रीट की क्या बढ़ गई, वर्केबिलिटी बढ़ गई, यानी कि अब हमें उसे दबाने के लिए, कॉम्पैक्ट करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है फ्रेंड, और जितना ही ज़्यादा हमारा वर्केबल होगा वो कंक्रीट उतना ही डेंजरस माना जाएगा कंक्रीटिंग के लिए। तो याद रहे फ्रेंड, और हर एक कार्य के लिए अलग अलग स्लम्प वैल्यू होता है, जो आगे हम बताएंगे कितने वैल्यू होना चाहिए कौन से कार्य के लिए। इस प्रकार आप आसानी से उन स्लम्प वैल्यू के बारे में याद रख के आप वर्केबिलिटी का मान पता कर सकते हैं, किस रेशियो तक हम रखें। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला पॉइंट है, ट्रू स्लम्प में कंक्रीट की होमोजेनियस प्राप्त होती है। जो ट्रू स्लम्प होता है उसमें कंक्रीट होमोजेनियस प्राप्त होता है, एक समांगी प्राप्त होगा। ठीक है, और जो शियर स्लम्प होगा उसमें कंक्रीट होमोजेनियस प्राप्त नहीं होता है। उसमें इस प्रकार होता है कि जैसे हमने कंक्रीट का जो शंकु हटाया, ये कुछ इस प्रकार इधर के डायरेक्शन में या इधर के डायरेक्शन में विक्षेपित हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, शियर स्लम्प। ठीक है, तथा इसे पुनः क्या होता है, एक तरफ झुका होता है तथा इसे पुनः दोबारा किया जाता है। जब भी हमारा शियर स्लम्प होगा तो इस को टेस्ट को दोबारा कंडक्ट करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसमें कंक्रीट गिरकर सतह पर फैल जाती है तथा पानी ज़्यादा होने के कारण होता है। यदि जब भी हमारा शियर स्लम्प होगा तो उसका मतलब यह है कि उसमें पानी ज़्यादा है और पानी ज़्यादा होने के कारण ही कंक्रीट जो है गिरकर सतह पर फैल गई है, जिसे क्या कह रहे हैं हम, शियर स्लम्प का नाम दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, शियर स्लम्प कहते हैं किस कंडीशन में, जब हमारा जो कंक्रीटिंग है शंकु के आकार से विक्षेपित होकर गिर जाएगा। देखिए अगला पॉइंट है, IS 456 2000 के अनुसार विभिन्न IS संरचनाओं में प्रयुक्त होने वाले स्लम्प वैल्यू। तो फ्रेंड, अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, और आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल घंटी जरूर दबाइएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिए। अगला पॉइंट है, IS 456 2000 के अनुसार विभिन्न IS संरचनाओं में प्रयुक्त होने वाले स्लम्प वैल्यू। कि आप साइड पे जाएंगे तो कितने मान के स्लम्प वैल्यू बनाएंगे जिससे कि आप वहाँ पे काम करवा सकते हैं, कंक्रीटिंग करवा सकते हैं। तो बता दें, सबसे पहला इसमें दिया है सड़क पेवमेंट कार्य के लिए। सड़क पेवमेंट, जब भी हम सड़क बनाएंगे, जो कंक्रीट का सड़क बनता है, वहाँ पे स्लम्प का मान 25 से 75 mm के बीच होना चाहिए। इससे ज़्यादा या इससे कम रहे तो वह सड़क निर्माण के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। अगला पॉइंट है, पानी के भीतर कंक्रीट पंपन के लिए। यदि पानी के भीतर डैम में बांध बनवा रहे हैं या डैम नीचे या पानी के अंदर कोई कार्य करा रहे हैं कंक्रीटिंग का, तो वहाँ पे आप याद रखिएगा, वहाँ पे स्लम्प वैल्यू का मान 100 से 150 mm होता है। ठीक है, और यदि अति प्रबलित कंक्रीट धरण
करवा रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, 50 से 100 mm के बीच कंडक्ट किया जाएगा। रेनफोर्समेंट कंक्रीट बीम के लिए कितना होगा, 50 से 100 mm के बीच। अगला है स्थूल कार्य कंक्रीट, तो स्थूल कार्य कंक्रीट के लिए 25 से 50 mm। पुल बनाएंगे तो पुल के लिए 25 से 75 mm, या कॉलम बनवाएंगे या न्यू खुद में कंक्रीटिंग कार्य कराएंगे उसके लिए भी 25 से 75 mm स्लम वैल्यू होता है, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड, यहाँ पे जितने भी हमने स्लम वैल्यू या स्लम टेस्ट हमने किया वर्कबिलिटी के लिए, यहाँ पे हमारे सबको समझ में आ गया होगा कि स्लम वैल्यू क्या होता है, स्लम वैल्यू को निकालने का कौन कौन सा तरीका होता है और कौन कौन से टेस्ट करते हैं हम वर्कबिलिटी निकालने के, सारे आपको समझ में आ गए होंगे। अब इससे बनने वाला क्वेश्चन के बारे में हम बताएं तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है। पहला प्रश्न है, स्लम परीक्षण का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो फ्रेंड बता दें, सबसे पहले स्लम परीक्षण जो अवपात परीक्षण होता है उसका मेन उद्देश्य होता है वर्केबिलिटी को ज्ञात करना, न कि कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ज्ञात करते ही हैं, लेकिन इसका प्राथमिक जब ऐसे ऑप्शन में दोनों ही दे दे तो उसका हमारा सबसे पहला जो राइट आंसर जाएगा वर्केबिलिटी के साथ जाएगा, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बताने से पहले मैं आपको एक बार फिर से वर्केबिलिटी का परिभाषा बता देता हूं कि वर्केबिलिटी करते क्यों हैं। अभी हमने बताया था कि वर्केबिलिटी क्या होता है, कंक्रीट के पूर्ण संहनन के लिए आवश्यक आंतरिक कार्य क्या कहलाएगा, कंक्रीट की सुकार्यता कहलाएगी। अर्थात कंक्रीट को दबाने में हमें कितने एनर्जी या कितने ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वही क्या कहलाएगा, कंक्रीट की सुकार्यता कहलाएगी। चलिए अगला प्रश्न है, एक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए टेस्ट फॉर एस्टिमेटिंग द वर्केबिलिटी ऑफ ए फ्रेश सीमेंट कंक्रीट। एक ताज़ा सीमेंट कंक्रीट की सुकार्यता की गणना की परीक्षण निम्नलिखित में से नहीं होता है। तो बताना है कौन से टेस्ट से हम वर्केबिलिटी नहीं ज्ञात करते हैं। तो अभी हमने बताया था वर्केबिलिटी को ज्ञात करने का 5 टेस्ट था। पहला स्लम टेस्ट, दूसरा कंपैक्शन टेस्ट, तीसरा वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट, चौथा फ्लो टेस्ट और पांचवा केलीवाल्ट टेस्ट भी था। तो केलीवाल्ट टेस्ट, कंपैक्शन टेस्ट एंड स्लम टेस्ट इज आल्सो कंडक्ट फॉर वर्केबिलिटी फॉर कंक्रीट बट रैपिड क्लोराइड पेनिट्रेशन टेस्ट इज नॉट कंडक्ट फॉर वर्केबिलिटी टेस्ट। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। रैपिड क्लोराइड पेनिट्रेशन टेस्ट नहीं है इसमें। अगला प्रश्न है, एक the top diameter, bottom diameter and the height of slump mold are। स्लम्प के ढांचे का शीर्ष व्यास, तल का व्यास और ऊंचाई होता है। देखिए फ्रेंड, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे तो इसमें सबसे पहले जो पूछे उसको क्रमशः ही बताना होता है। तो सबसे पहले शीर्ष का व्यास होता है। अभी हमने एक आपको दिखाया था स्लम्प कोन, उसमें जो ये वाली हाइट थी 30 सेंटीमीटर, ऊपर वाला 10 सेंटीमीटर और नीचे वाला व्यास 20 सेंटीमीटर का था। तो इसमें पूछा है शीर्ष व्यास, ऊपरी व्यास 10 सेंटीमीटर, तल का व्यास 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, इस प्रकार ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, स्लम टेस्ट इज ए मेजर ऑफ, अवपात परीक्षण किसका मापन करता है। तो बता दें, अवपात परीक्षण कंसिस्टेंसी का मापन करता है, हम बताया था। और कंसिस्टेंसी के साथ साथ वर्केबिलिटी का भी मापन करता है, याद रखिएगा। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कंक्रीट की न्यून सुकार्यता अनुपात के समरूप होता है। तो बता दें, कंक्रीट जो होता है उसकी न्यून सुकार्यता, जो सबसे कम वर्केबिलिटी स्लम्प वैल्यू होता है, उसका मान कितना होता है। तो उसका मान 25 से 75 mm के बीच होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए फ्रेंड, ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन टेस्ट ऑफ वर्केबिलिटी से। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी